विद्यार्थियों, आज हम मेदरसा विश्वविद्यालय के अंतर्गत पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरात्मक प्रश्न एवं लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में, संभावित प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पहले चैप्टर के संबंध में पूछे जाते हैं और साथ ही उनका उत्तर किस प्रकार से हमको देना है। होम असाइनमेंट के माध्यम से मैंने आपको प्रश्न दिए थे और साथ में उनके उत्तर भी दिए थे। आज हम उनकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहला अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, अंकेक्षण के दो प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है वेरी शॉर्ट के अंदर कि अंकेक्षण के कोई दो प्रमुख उद्देश्य बताइए। नंबर 1, पहला उद्देश्य है कि अशुद्धियों व कपट का पता लगाना। दूसरा उद्देश्य है अंतिम खातों की सच्चाई का एवं शुद्धता की जांच करना। विद्यार्थियों, अंकेक्षण का उद्देश्य जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है कि अशुद्धियों व कपट का पता लगाने के साथ साथ पहला उद्देश्य और दूसरा है कि अंतिम खाते जिस तारीख को बनाए गए हैं क्या वह संस्था की वित्तीय आर्थिक स्थिति का सही द्योतक है अथवा नहीं। ये दो उद्देश्य प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 2, अंकेक्षण विलासिता है, इसके पक्ष में कोई दो तर्क दीजिए। विद्यार्थियों, ये अहम प्रश्न है, कभी कभी वेरी शॉर्ट के अंदर पूछा जाता है और इसका उत्तर हमें इस प्रकार से देना है कि अंकेक्षण से समय, धन व शक्ति का दुरुपयोग होता है। ठीक है। और नंबर 2, अंकेक्षण से कर्मचारियों की कार्य क्षमता का ह्रास होता है। क्योंकि विलासिता का मतलब क्या है कि अंकेक्षण क्या अनिवार्यता है और विलासिता का मतलब होता है कि इससे संस्था को क्या नुकसान है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत पहला बिंदु आप लिखेंगे कि अंकेक्षण से समय, धन व शक्ति का दुरुपयोग होता है और नंबर 2, अंकेक्षण से कर्मचारियों की कार्य क्षमता का ह्रास होता है। जब अंकेक्षक संस्था में कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को लगता है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों की जांच की जा रही है, हम पर विश्वास नहीं है, कई चीज़ें होती हैं और कर्मचारी अंकेक्षक का सहयोग नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 3, अंकेक्षण की दो मर्यादाएं बताइए। अंकेक्षण की किन्हीं दो मर्यादाओं के बारे में बतलाइए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, इसी प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि नंबर 1, अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है। यदि अंकेक्षक द्वारा हिसाब किताब की पुस्तकों का अंकेक्षण कर लिया गया है, जांच कर ली गई है, तो अंकेक्षक ये गारंटी नहीं दे सकता कि जो हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच की गई है वह पूर्णतः शुद्ध हैं। नंबर 2, सभी गबन अंकेक्षण द्वारा आवश्यक रूप से प्रकट नहीं होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, अंकेक्षण कार्य के दौरान कितनी भी सावधानी, चतुराई बरते तो भी ऐसी स्थिति के अंतर्गत कुछ गबन या कुछ अशुद्धियाँ इस प्रकार की रह जाती हैं जो कि अंकेक्षक की पकड़ में नहीं आती है। उसके पश्चात विद्यार्थियों, लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में मैंने बताया था पहले चैप्टर के, जिसमें सबसे पहला प्रश्न चौथा, अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है। अंकेक्षण से तात्पर्य, जैसा कि विद्यार्थियों हमने परिभाषा में भी पढ़ा है कि अंकेक्षण एक बुद्धिमत्तापूर्ण एवं आलोचनात्मक जांच है जो प्रमाणकों एवं प्रपत्रों की सहायता से निश्चित करती है कि चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता व्यापार की सही व उचित स्थिति को दिखाता है अथवा नहीं। तो कहने का मतलब अंकेक्षण का कार्य वह कार्य है जिसमें अंकेक्षण बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आलोचनात्मक जांच करता है, प्रमाणकों एवं प्रपत्रों की सहायता से हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच करता है और यह पता लगाता है कि जो संस्था का लाभ अथवा हानि जो प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है वर्ष के अंत में, वह सही है और साथ ही जो चिट्ठे में संपत्तियां एवं दायित्व दिखाए गए हैं वह पूर्णतः सही हैं या नहीं हैं। वह चिट्ठा संस्था की सही आर्थिक स्थिति को बतलाता है या नहीं बतलाता है। अगला प्रश्न आता है विद्यार्थियों, 5वां, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट कब लागू हुआ।
ये प्रश्न कई बार बहुत छोटा है और पूछ लिया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एक्ट कब लागू हुआ? भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1 जुलाई 1949 को लागू हुआ ऑन 1 जुलाई 1949। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अंकेक्षण को सर्वप्रथम कब और किसने मान्यता दी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी जानकारी हम सभी विद्यार्थियों को होनी चाहिए कि अंकेक्षण को सर्वप्रथम इंग्लैंड ने 1844 ईस्वी में कंपनी विधान के तहत मान्यता प्रदान की थी। अर्थात इसका उद्गम सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1844 में कंपनी विधान के तहत इसकी मान्यता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, पुस्तपालन व अंकेक्षण में मूल अंतर क्या है? अक्सर इसका एक छोटा और एक बहुत बड़ा प्रश्न भी बनता है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं और उसके उत्तर को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वेरी शॉर्ट में इसका उत्तर किस प्रकार से हमें देना है समझें। पुस्तपालन प्रारंभिक पुस्तकों एवं खाता बहियों में सौदा लिखने की क्रिया है, अर्थात जो ट्रांजैक्शन होते हैं माल खरीदने बेचने के, संपत्तियां खरीदने बेचने के, उधार रुपया लेने देने के, इन संपूर्ण सौदों को लिखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पुस्तपालन कहते हैं। जबकि अंकेक्षण इस क्रिया की बुद्धिमत्तापूर्ण व आलोचनात्मक जांच है। अंकेक्षण के माध्यम से हम जांचते हैं कि जो उसके प्रमाणक हैं, जो उसके बिल वाउचर हैं, वे सही तरीके से लिखे गए हैं, लिए गए हैं अथवा नहीं लिए गए हैं, और साथ ही उनका जो अमाउंट इत्यादि है, वाउचर है, तारीख है इत्यादि सही हैं अथवा नहीं है। अगला प्रश्न बनता है विद्यार्थियों, अंकेक्षण का प्रारंभ लेखाक्रम के पश्चात होता है, समझाइए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि अंकेक्षण का प्रारंभ लेखाक्रम के पश्चात होता है। बिल्कुल सही है। लेखाक्रम में व्यवहारिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखना व अंतिम खाते बनाना शामिल होता है, जबकि अंकेक्षण में लेखाक्रम द्वारा लिखे गए व्यवहारों की जांच का कार्य किया जाता है। कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों कि जो लेखाक्रम में हमने पुस्तकें लिखी हैं और अंतिम खाते तैयार किए गए हैं, इसकी संपूर्ण जांच का कार्य अंकेक्षण कार्य कहलाता है। प्रश्न संख्या 9, नगद राशि के गबन के कोई 3 तरीके बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। नगद राशि के गबन के कोई 3 तरीके बताइए। नंबर 1, नगद बिक्री का कोई लेखा ही न करना और प्राप्त राशि गायब कर देना। कहने का तात्पर्य यदि हमने माल बेचा, उसका कोई बिल नहीं देना, वाउचर नहीं देना और लिखना ही नहीं, और सीधा माल बेचकर उस रुपए को यदि कोई कार्मिक या कर्मचारी अपनी जेब में डाल ले तो ऐसी स्थिति में पता ही नहीं लगेगा कि भाई माल बिका भी है अथवा नहीं बिका। दूसरा बिंदु है उधार बिक्री न लिखना और देनदार से प्राप्त राशि को गायब कर देना। यदि हमने संस्था के द्वारा उधार विक्रय किया गया है तो देनदार को माल दे देना और उसका लेखा नहीं करना, उसका बिल नहीं देना और खाता बही में उसकी खतौनी नहीं करना। तो ऐसी स्थिति में जब देनदार रुपया देगा तो उसके घर जाकर रुपया प्राप्त कर लेना। ऐसी स्थिति के अंतर्गत नगद राशि का गबन किया जा सकता है कर्मचारी के द्वारा। तीसरा बिंदु है खर्चों की झूठी रसीद बनाकर व्यापार से रोकड़ प्राप्त कर लेना। अर्थात जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो खर्चे हैं, उसका झूठी रसीद बनाना, जबकि वह काम उसके द्वारा नहीं किया करवाया गया है एक्सपेंडिचर्स के माध्यम से, और बिल बनाकर रुपया उठा लेना, इसके माध्यम से भी नगद राशि का गबन किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 10, क्या लेखाक्रम एक अनिवार्यता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी व्यवसाय को जीवित रखने के लिए, उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए एवं सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति हेतु लेखाक्रम अनिवार्य है। अर्थात यदि हम किसी भी व्यवसाय को जीवित रखना चाहते हैं विद्यार्थियों, कार्यक्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं
कि हमें व्यवसाय के अंदर लाभ हुआ है अथवा हानि हुई है और सामाजिक प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं कि भाई वास्तव में यदि कोई जांचने आता है तो देखो साहब हमारे पास संस्था के द्वारा इतना लाभ अर्जित किया गया है, तो लेखाक्रम अत्यंत अनिवार्य है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 11, लेखाक्रम कब विलासिता हो सकती है? अर्थात अनिवार्यता तो है ही जो में हमने पढ़ा एक व्यवसाय के लिए, लेकिन लेखाक्रम की किस स्थिति में लेखाक्रम विलासिता है? एक बहुत छोटे व्यवसायी के द्वारा यदि लेखाक्रम विलासिता हो सकती है, जैसे एक सब्जी बेचने वाले को यदि हम कहें हिसाब किताब की पुस्तकें रख, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उस कम पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा हिसाब किताब की पुस्तकें रखना संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से थड़ी पर माल बेचने वाले या अति सूक्ष्म व्यवसायियों के द्वारा लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती हैं, बल्कि उनके द्वारा आप देखते हैं कि चाय बेचने वाला, थड़ी ठेले के व्यवसाय करने वाले व्यक्ति वो अपनी एक डायरी रखते हैं जिसके अंतर्गत डेली का माल खरीदने का, माल बेचने का और उस दिन कितनी राशि का लाभ उन्हें अर्जित हुआ है, कितना माल उनके स्टॉक में है, वो एक छोटी डायरी के माध्यम से हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन लेखा पुस्तकें प्रॉपर रूप से रखना उनके लिए संभव नहीं होता, क्योंकि यदि वे लेखा पुस्तकें रखते हैं तो ऐसा स्थिति में लेखा भाइयों का खरीदना 400-300 रुपये की लागत आती है खरीदने में। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा इतना खर्च और इतनी धनराशि का व्यय करना संभव नहीं होता है। अतः एकदम सूक्ष्म व्यवसायियों के द्वारा लेखाक्रम एक विलासिता के रूप में जानी जाती है। प्रश्न संख्या 12, अंकेक्षण विलासिता है, इसके विरुद्ध कोई 4 तर्क दीजिए। विद्यार्थियों, अंकेक्षण विलासिता है, इसके विरुद्ध कोई 4 तर्क दीजिए। पहला बिंदु, वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में सुविधा। दूसरा बिंदु, प्रबंधकों व कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। तीसरा बिंदु, प्रतिष्ठा द्वारा कार्यक्षमता में वृद्धि। चौथा बिंदु, तुलना द्वारा कार्यक्षमता में वृद्धि। अर्थात इन 4 तर्कों के माध्यम से हम जानते हैं कि अंकेक्षण एक विलासिता है, इसके खिलाफ में है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि इस कथन को सही नहीं माना गया। प्रश्न संख्या 13, किन संस्थाओं के लिए अंकेक्षण की अनिवार्यता है? अर्थात का अंकेक्षण किन किन संस्थाओं के द्वारा अनिवार्य है? कंपनी, प्रन्यास, सहकारी समितियां, सार्वजनिक निगम, सरकारी विभाग एवं बड़ी व्यावसायिक फर्मों के लिए अंकेक्षण अनिवार्य है। अर्थात इनके विधान के माध्यम से इनको अनिवार्य किया गया है कि इन संस्थाओं का लेखा पुस्तकों की जांच अंकेक्षण करवाया जाना अनिवार्य है। 14वां बिंदु, प्रश्न, क्या अंकेक्षण से कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है? कहने का मतलब कि संस्था के कर्मचारियों में अंकेक्षण करवाने से कार्यक्षमता में वृद्धि होती है क्या? उत्तर है, जब कर्मचारियों को यह ज्ञात होता है कि उनके कार्यों की जांच होगी तो वे अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी, सावधानी एवं शुद्धता से करते हैं, जिससे कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होती है। अगला प्रश्न 15वां, ऐसे कोई 2 उदाहरण दीजिए जहां चालू अंकेक्षण को अपनाना अनिवार्य है। हमने विद्यार्थियों टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे जब पढ़ा था तब हमने इनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। यहाँ पर पूछा गया है कोई 2 उदाहरण दीजिए जहाँ चालू अंकेक्षण अनिवार्य है। पहला बिंदु, उत्तर, जहाँ व्यवसाय का आकार बड़ा हो वहाँ चालू अंकेक्षण अनिवार्य है। जहाँ अंतिम खाते शीघ्र तैयार करने हो वहाँ चालू अंकेक्षण अनिवार्य है। तीसरा, जहाँ आंतरिक निरीक्षण प्रणाली संतोषप्रद न हो वहाँ चालू अंकेक्षण अनिवार्य है। चौथा बिंदु, जहाँ अंतरिम खाते बनाए जाते हैं वहाँ चालू अंकेक्षण अनिवार्य है। 5वां बिंदु, जहाँ गहन जाँच जरूरी हो वहाँ चालू अंकेक्षण अनिवार्य है। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 16, वह कौन सा कपट है जो स्वामियों की सहमति से किया जाता है? उत्तर है, हिसाब किताब में गड़बड़ी संबंधी कपट स्वामियों की सहमति से किया जाता है, जैसे लाभ को वास्तविकता से कम दिखाना या लाभ को वास्तविकता से
अधिक दिखाना, यह इसमें स्वामियों की सहमति रहती है। प्रश्न संख्या 17, अंकेक्षण कार्य में प्रयोग में आने वाली 2 प्राविधियों का उल्लेख करो। उत्तर है भौतिक परीक्षण, नंबर 2 पुष्टिकरण, नंबर 3 पुनर्गणना, नंबर 4 प्रवाह चार्ट का उपयोग, नंबर 5 सहायक रिकॉर्ड की जांच करना, नंबर 6 वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना। प्रश्न संख्या 18, चालू अंकेक्षण व सामयिक अंकेक्षण के किन्हीं 2 बिंदुओं के बारे में बतलाइए, अंतर बतलाइए। तो चालू अंकेक्षण, कॉन्टिन्यूस ऑडिट और पीरियडिकल ऑडिट, जो टाइप्स ऑफ ऑडिट के समय हम पढ़ा था विद्यार्थियों कि चालू अंकेक्षण वर्ष पर्यंत चलता रहता है, जबकि सामयिक अंकेक्षण वर्ष के अंत में एक निश्चित अवधि के अंतर्गत किया जाता है। ये तो परिभाषा होती है इसकी। और हम दूसरा अंतर देखेंगे, समय, पहला चालू अंकेक्षण के मध्य समय अंकेक्षक, इस समय अंकेक्षक वर्ष भर हिसाब किताब की जांच करता रहता है, और जबकि सामयिक अंकेक्षण में अंकेक्षक द्वारा हिसाब किताब की संपूर्ण जांच एक बार ही की जाती है, जो कि सामान्यतः वर्ष के अंत में की जाती है। अगला प्रश्न 19वां, कोई 4 उदाहरण दीजिए जहां सामयिक अंकेक्षण उपयोगी होता है। उत्तर है नंबर 1 छोटी संस्थाएं, नंबर 2 संतोषप्रद आंतरिक निरीक्षण प्रणाली होने पर, नंबर 3 अंतिम खातों की शीघ्रता न हो, नंबर 4 जहां विस्तृत व गहन जांच की आवश्यकता न हो, और नंबर 5 जहां अंतरिम खाते न बनाए जाते हों। अर्थात सामयिक अंकेक्षण के बारे में कि किन संस्थाओं के में सामयिक अंकेक्षण उपयोगी होता है, ये 4-5 बिंदु हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और जिनके बारे में हमको ये लिखना है प्रश्न के उत्तर में। प्रश्न संख्या 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लैपिंग और टीमिंग एंड लेडिंग, गबन से क्या तात्पर्य है? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, लैपिंग और टीमिंग एंड लेडिंग, गबन से क्या तात्पर्य है? अक्सर पूछा जाता है। आप देखेंगे यदि मध्य विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्रों को उठाकर, तो प्रत्येक 2-3 वर्षों के अंदर ये पूछे गया एक प्रश्न। जब किसी ग्राहक से प्राप्त धनराशि गायब करके दूसरे ग्राहक से प्राप्त राशि को पहले ग्राहक के खाते में जमा कर दिया जाता है और फिर तीसरे ग्राहक से प्राप्त धनराशि को दूसरे ग्राहक के खाते में जमा कर देने का कार्यक्रम चलता रहता है, तो ऐसा गबन लैपिंग या टीमिंग या लेडिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है 21वां, अशुद्धियों व गबन के संबंध में अंकेक्षक की क्या स्थिति है? वेरी शॉर्ट के अंदर हम बहुत संक्षिप्त में उत्तर देंगे। व्यवसाय में लेखों को सुचारू रूप से रखने का दायित्व प्रबंधकों का होता है। यदि वे अपनी कार्य सतर्कता से करें तो अशुद्धियाँ व कपट हो ही नहीं सकता। यदि अंकेक्षक अपने कर्तव्यों में लापरवाही करता है, जिसके कारण कपट का पता नहीं लग पाता है, तो अंकेक्षक को ऐसे कपट के कारण नियोक्ता को होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ये प्रश्न मैंने असाइनमेंट में आपको दिए थे, जिनके उत्तर भी मैंने आपको दिए थे, और मैंने आज इनको विस्तार पूर्वक सभी के बारे में आपको बतलाया है। इनको रिपीटेटिवली यदि आप पढ़ेंगे बार बार लगभग 4-5 बार लगातार 4-5 दिन, तो विद्यार्थियों जो अपना पहला पार्ट होता है वेरी शॉर्ट, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रति प्रश्न 2 नंबर का होता है, 20 नंबर के प्रश्नों की आपकी तैयारी हो जाती है।